हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक हस्ती से आपका परिचय कराएंगे। हमारे बीच हैं श्री सुंदरलाल साकेत जी। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी उपलब्धि के बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे कि आपने एमपी कंपटीशन की कंपटीशन के क्षेत्र में एसआई को क्वालिफाई किया है। और शिक्षक वर्ग जो एक होता है, जो लेक्चरर होते हैं हिंदी विषय से भी, जो एमपी टीईटी बोल देते हैं, एमपी टेट सरल भाषा में, उसको भी आपने क्वालिफाई किया है। और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपने जी जी, सेट सेट क्वालिफाई। भी क्वालिफाइड है मेरा जी सर। और उसके बाद अभी हाल ही में 2024 में जो जून का रिजल्ट आया है उसमें आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया। जी सर, तो जून 2024 से। इतनी सारी उपलब्धियों के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। थैंक यू सर। अब ये मुद्दा ये आता है कि आपने इतनी क्रम से इतनी सारी सफलताएं एक तरह से कहें अर्जित की। तो आप स्कूली बैकग्राउंड अगर बात करें तो आपका जो ग्रेजुएशन वगैरह हुआ कौन सी विषय से था श्रीमान जी? एक्चुअल में सर मेरी स्कूलिंग तो गांव से पहले शुरुआत हुई, और जी। फिर उसके बाद जो है तो मेरा 11th से जो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा। अच्छा अच्छा। और मैंने फिर जो है तो मेरा कॉलेज भी बीकॉम किया, मैंने एमकॉम किया। जी लेकिन क्या हुआ कि एक पढ़ाई के दौरान सब इंस्पेक्टर की तैयारी मध्य प्रदेश में लगातार पोस्ट आती थी उस समय। और हमारे भैया जो है तो हुए, जी। सिलेक्शन उनका हुआ, तो उनको देख कर के प्रेरणा मिली जी। और हम भी तैयारी करना शुरू किए। हाँ। उसमें हिंदी लैंग्वेज से मतलब हिंदी व्याकरण के 70 क्वेश्चन आते थे, 70 अच्छा। क्वेश्चन। हाँ। और हमको ऐसा लगा कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और मैंने मन लगा के अच्छा मेहनत किया उस समय। हाँ। और हिंदी में अच्छी मुझे पकड़ भी बनी। जी जी। और जिसकी वजह से फिर कहने का मतलब यह है कि फिर छोटी कोचिंगों में भी मैंने पढ़ाना शुरू किया। और सब इंस्पेक्टर के पेपर में मेरे 70 में 70 आए। अच्छा अच्छा। और फिर उसके पश्चात मैंने जो है तो छोटी कोचिंगों में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आज लगभग 6 वर्ष हो गए हैं। जी। तो ये दौर सर रहा। फिर हो गया मैंने हिंदी से फिर एमए किया। जब मुझे लगा कि मुझे कुछ नॉलेज इसका फ़ायदा हाँ लिए जा सकते हैं, हाँ हाँ। तो मैंने हिंदी से एमए किया, 2020 में किया। जी और बीएड करने के बाद भी मैंने बिल्कुल। जो है तो और आपकी सफलता सबके सामने है। जी तो सर। जिन लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि हमारा जो स्कूली बैकग्राउंड है या फिर ग्रेजुएशन का विषय है, उसके बाद अगर हम पीजी में करना चाहते हैं तो शिक्षक बनते हैं या फिर लेक्चरर बनते हैं या फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, तो उसमें जो करियर का डिफरेंस होता है वो कैसे भरता है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उस विषय में आपकी रुचि है, पकड़ है, तो निश्चित रूप से आपके सामने एक उदाहरण के रूप में आप एक मिसाल के तौर पे हम मान सकते हैं। तो अगर जो ये नेट की बात करें तो एक सामान्य आप मार्गदर्शन चाहेंगे जी सर। कि इसमें क्या कितने पेपर वगैरह होते हैं, क्या कैसे सर होता है? जैसे यूजीसी नेट के तो दो पेपर होते हैं। जैसे कॉमन पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है ना। और फिर से अलग अलग जैसे हर चीज़ों का सिलेबस होता है। हाँ तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सर कि किसी भी तैयारी करने से पहले सब्जेक्ट सिलेबस में पकड़ होनी चाहिए। जी सिलेबस का अच्छा ध्यान होना चाहिए। और यूनिट बाय यूनिट अच्छा हमको किस यूनिट में कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, हाँ। तो उसमें पहले अच्छी पकड़ होनी चाहिए सिलेबस में। और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होनी चाहिए सर। अच्छा, ये तो एक आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, कोई भी, तो आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। अगर आप आँख बंद करते हैं तो आपको उस चीज़ का, जी उस एग्ज़ाम का सिलेबस दिखना चाहिए। अगर सिलेबस आपको याद हो जाता है तो लगभग 40% तैयारी, जी सर। ऐसा माना जाता है कि 40% तैयारी आपकी हो गई है। तो इसमें जेआरएफ, नेट, पीएचडी एडमिशन, ये थोड़ा वर्गीकरण थोड़ा समझा दीजिए क्या होता है? अब एक्चुअल में सर क्या है कि अभी तो ये पहले ऐसा गाइडलाइन ही थी कि पहले पीएचडी वगैरह के लिए। हम्म, लेकिन अभी हाल ही में यूजीसी ने जो है तो अपनी गाइडलाइन में ये पीएचडी एडमिशन को भी शामिल किया है हम्म, कि यदि यदि नेट नहीं निकल रहे लेकिन उससे थोड़ा स्कोर कुछ ठीक है, तो मतलब पीएचडी के लिए एंट्रेंस हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है तो कुछ अच्छी स्कोर होती है तो यूजीसी नेट निकल जाता हाँ है। हाँ। और यदि और अच्छी स्कोर हुए तो जेआरएफ भी हो जाता अच्छा है अच्छा। ना। तो अब जेआरएफ के सर तो अब जानते हैं कि जेआरएफ के बारे में, यदि जेआरएफ निकल जाए किसी बच्चे का हाँ, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धियाँ होती हैं, है तो ना। इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए विस्तार की, मतलब जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, क्या उनको सुविधाएं अलग से मिलती है? अपॉर्चुनिटी रहती है सर। जेआरएफ यदि जैसे बच्चे का हो जाता है तो महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि इस गवर्नमेंट के द्वारा पीएचडी करने के लिए जो है तो फेलोशिप दी जाती है। हम्म, और लगभग 28 से 30 लाख रुपए बच्चों को मिल जाती है ना। जेआरएफ एसआरएफ के अच्छा रूप अच्छा। में जो है जी तो बच्चों को।
तो इससे क्या है कि उनकी अब बेहतरीन तैयारी भी हो सकती है, और किसी भी स्टेट से जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, तो चूँकि जेआरएफ का एक लेवल होता है, इस लेवल से यदि इंसान तैयारी करता है, अच्छी मेहनत किया है, तो सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और रेगुलर प्रोफेसर बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और गौरतलब है कि नेट जो होता है वो ऑल इंडिया होता है। जी जी सर। तो एक बार अगर नेट या जेआरएफ आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंडिया लेवल पे कहीं भी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की जानकारी रही, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी रही, और मैं फिर से आपकी उज्जवल भविष्य कामनाएं के साथ विदा लेना चाहूँगा, और आप बहुत तरक्की करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।